मैंने कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर पॉजिटिव था तो ऊपर बनेगा, ठीक, कोई भी वैल्यू हो तो एंगल ऐसे जाएगा। और अगर आंसर में नेगेटिव आएगा तो ही नीचे आएगा। अगर मैं नीचे लिख गया, इसका मतलब ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, जल्दबाजी में हुआ होगा। ठीक, उसको इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। रूल के अगेंस्ट थोड़ी कोई जाएगा, प्लस है तो ऊपर ही होगा। शायद किसी ने पूछा, मैंने उसमें लिख भी दिया था, तो उसको ठीक कर लो। कर लिए थे? हाँ ठीक है। होमवर्क में जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे एक एक करके चलेंगे। पहले तो करेंगे अपना गिफ्ट वाला, है ना, काफी अच्छा था वो। उसके बाद फिर आगे। अगर ऊपर होगा तो डायरेक्शन भी तो ऊपर चली जाएगी ना, ईस्ट और नॉर्थ में। एंगल भी बदल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फिर 360 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सीधा एंगल का वैल्यू जो आया होगा वही थीटा इक्वल टेन इनवर्स 8 वही रह जाएगा बस। हाँ, बोर्ड चेंज करूं? इसमें तो कुछ लिखा नहीं है अभी। आ जाओ। और एक चीज ध्यान रखो, पिछले साल ऐसे ही लॉकडाउन था, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे 10-15 ग्रुप अलग अलग बना के सारा दिन उसमें टाइम वेस्ट किया करते थे। आज वो सब विजेता प्लस बैच में है, मतलब 11 जिसमें दोबारा पढ़ाया जा रहा है, और एक साल पीछे हो गए। तो जितने बच्चे सीरियस हो, बहुत होमवर्क मिलता है, व्हाट्सएप पे जाने का, ग्रुप पे चैटिंग ज्यादा करने। कल एक और जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें ओनली काम की बात, व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम पे डिस्कशन तुम करते रहते हो, मैं उसमें कभी नहीं बोलता हूँ, देखा होगा। तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो, फिर आंसर डालते हो, सब चलता रहता है। पर्सनल कमेंट की कोई जगह नहीं है। लड़ जाओगे, फिर आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ोगे, फिर एक दूसरे को जवाब दोगे, टाइम वेस्ट होगा। दूसरा क्या होता है, जब ग्रुप पे बच्चे लड़ जाते हैं तो उनके दिमाग में पढ़ाई नहीं चलती, फिर सबके इसको क्या जवाब दूं, उसके लिए उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसने ये बोला, अब मैं इसको ये बोलूंगा, इसने ये लिखा, मैं वो लिखूंगा। तो ये नहीं, कल शाम को मैं चेक कर रहा था, उसमें फालतू की चैटिंग पड़ी हुई थी, और कुछ बच्चे स्मार्ट थे जो तुरंत डिलीट मार दिए उसको। तो मैं पकड़ में नहीं आया। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई। और कोई बच्चा था जिसको मैंने रिमूव किया कल, फिर वो दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोला, मैंने ज्वाइन करना चाहा, लेकिन कुछ बच्चे बच्चे इतने कलाकार हैं, उसमें एक सीट खाली हुई, तुरंत ज्वाइन कर गए वो। तो अब जो निकाल दिया गया वो दोबारा उस ग्रुप में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। एक गया, एक आ गया। अब पता नहीं कौन इंतजार कर रहा था, तो मैं उसको दूसरे वाले ग्रुप का लिंक भेज दिया होंगे, तो दूसरे में आ जाओ, पहले में तो नहीं आ सकते। पढ़ाई पे ध्यान दो, मजाक में 10th नहीं है ये। और दूसरी चीज, 10th क्लास में मस्ती होती है, क्वेश्चन वो आते हैं जो 10 साल से आ रहे होते हैं, वही घूम घूम के आते रहते हैं, तो 10th हो जाता है। 9th में भी ज्यादातर वही रहता है। आईआईटी में कान खोल के सुन लो, ना कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ना रिपीट होगा। जब भी पेपर दोगे बिल्कुल अलग दिखाई देगा, एकदम एक जैसा। हाँ, दूसरा, आवाज में रंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, साफ सुनाई दे रहा है? साफ, ठीक। अगर श्रेयांश ग्लिच आ रहा है तो तेरा नेट वीक होगा। आदिल लिख रहा है रात में 3 बजे तक बना इतना। आदिल, आदत डाल लो, ठीक है, आदत डाल लो। तुम किसी ग्रुप में तो नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप में कहीं फालतू टाइम वेस्ट तो नहीं करते ना? हाँ, तभी होमवर्क हो पाएगा। ठीक है, तब रात में 3 बजे जगे हो तो तुम्हें थकान नहीं लग रही होगी, बल्कि ये लग रहा होगा यार मैंने इतना सारा पढ़ लिया, तो कॉन्फिडेंस आया होगा अंदर से। बुलाया, अच्छी फीलिंग आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? हाँ, तो बस यही इकट्ठा करो। यार ये सोचा करो ना, 8-9-10 लाख बच्चे बताओ डेली पढ़ते हैं, और वो रात दिन लगे हुए हैं, सीट अच्छी रैंक केवल 1000 ही होती है। तो मुझे 9 लाख से 8 लाख लोगों को से आगे निकलना है। तो पढ़ाई भी इस तरीके को हो ना कि हम 8 लाख लोगों से आगे हो जाए। दूसरी, इस साल ना थोड़ा सा ध्यान रखो, एक चीज हुई है जो मैं तुम्हें बता दूं। 10th का एग्जाम कैंसिल हुआ, तुम्हें भी पता है। 12th का एग्जाम कैंसिल हुआ, तुम्हें भी पता है। इसके देखो, मैं तुम्हें फायदे और नुकसान बताता हूँ, है ना।
थोड़ा देखना, चैट बंद करो, तब तक सारे बच्चे भी ज्वाइन कर जाएंगे। हीरक फालतू की चीजें मत पूछो, संडे की क्लास में पढ़ाऊंगा और क्या होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये मेरी बात ध्यान रखी तो तुम्हारी काम आएगी, और मजाक में लिए तो तुम जानो। 10th का एग्जाम ना होने का पहला लॉस, सब्जेक्ट जो 10th में पढ़ाया जाता है साल भर, उसका रिवीजन नहीं हुआ। जब बच्चा पेपर देने जाता है तो रात में बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है रटने के लिए कि कल मैं जाऊंगा, मेरा एग्जाम है, मैं पूरा पढ़ूंगा, ये रिवीजन उसका गया। दूसरा, दूसरी चीज क्या हो गई कि 70% और 30% की लड़ाई हो गई। 70% बच्चे वो रहे जो केयरलेस हो गए। मतलब 10th का रिजल्ट जब कैंसिल हुआ तो 12th में 70% बच्चे ये मान लिए कि मेरा भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस महीने जो 2 महीने गए उसमें पढ़ाई नहीं हुई। अब क्या होगा कि जब ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है जिसमें एंट्रेंस ना होता हो, और कुछ बच्चे इसलिए दुखी होंगे कि उन्होंने साल भर इतनी मेहनत की, अगर पेपर होता तो मेरे अच्छे नंबर आते, मेरा तो अच्छा नहीं लगा, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि जब अब जो आईआईटी, जैसे मान लो ये जेई है या नीट है, या मान लो किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, एयरफोर्स है, एनडीए है, आईएएस है, तो उसमें कितने परसेंट, अब मान लो तुम्हारे 10 लाख बच्चे हुआ करते थे, 10 लाख में से 3 लाख बचे जो सीरियस है, ये तो आउट। अगर मस्ती में रहे तो ये आउट हो गए। तो कंपटीशन जहां 10 लाख के बीच होता था, अब कितने के बीच रह गया, 3 लाख के बीच में रह गया। लेकिन इन 70% को अभी भी क्या आदत पड़ी हुई है, इतना होमवर्क, इतना पढ़ेंगे। तो आईआईटी कोई इतना छोटा एग्जाम नहीं है 10th का, इतना नहीं, बहुत बड़ा है, तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और अगर होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहे हो तो सुबह शाम टाइम डिवाइड करो, कोशिश करो करने की, पर चैट पे ये सब नहीं कि इतना क्यों, अभी तुम्हें दिया ही कहाँ गया है। सोचो 12th वालों को कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन सीट से दिए जाते हैं, और हफ्ते में 3 डीपीपी, और वो 20 क्वेश्चन छोटे नहीं होते, अभी तुम बेसिक पढ़ो, बड़े बड़े होते हैं। कम से कम 5-7 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 से, एक्सरसाइज 1 से 5-7, 10 एक्सरसाइज 1 से, 10 2 से 20 हुए, और एक डीपीपी। अगर जेई मेंस का फंस गया तो 20 हो गए, टोटल 40। सब्जेक्ट है 3 तो हो गए 120। एक क्वेश्चन में 5 मिनट अगर मान के चलो, तो 120 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाते हैं 600 मिनट, और 600 मिनट को अगर 60 से डिवाइड करो तो ये आता है 10 घंटे। और 10 घंटे में हमेशा ध्यान रखो कि लगभग 5 घंटे की क्लास तो रेजो में होती ही है, 5 होती है, कभी कभी एक वीक में कम मिल जाता है। तो ये 5 घंटे क्लास के और 8 घंटे कंसिस्टेंसी की पढ़ाई के, अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है, 13 घंटे, दिन होता है 24 घंटे का, अगर उसमें 11 घंटे निकाले जाए तो 13 तो तुम्हें देने ही होंगे, इंक्लूडिंग क्लास स्टडी और सेल्फ स्टडी। ये 13 घंटे तो देने ही होंगे, आदत डाल लो। क्योंकि होमवर्क कभी ऐसा आएगा कि 10 घंटे लगेंगे, कभी ऐसा आएगा 6 लगेंगे, कभी ऐसा आएगा 5 भी लग सकते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। तो इसमें, और इस तुम्हारे क्लास में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली 98% बहुत अच्छे बच्चे हैं इसमें। तो उसमें तुम्हें करना क्या है, मैं एक, क्योंकि तुम लोग अभी छोटे हो, थोड़ा समझाना पड़ता है, अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा। एक चीज का अपना छोटा सा कैलकुलेशन कराते हैं तुम्हारी आंख खोलने के लिए, है ना। देखना, ये अब बहुत छोटी सी बात है। हमारे पास एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, और एक है मैथ। ध्यान से सुनना, इसको कुछ सीखने को मिलेगा। फिजिक्स में टोटल अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो एक चैप्टर है काइनामेटिक्स, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक। फिर अगला आएगा एनएलएम, फिर अगला आएगा फ्रिक्शन, और फिर आएगा वर्क पावर एनर्जी, फिर आएगा सर्कुलर मोशन, फिर आएगा सेंटर ऑफ मास, फिर आएगा आरडीडी, फिर आएगा फ्लूइड, और फिर आएगा सॉलिड, फिर आएगा एसएचएम,
और फिर आएगा वेव, उसके बाद फिर आएगा 12th का इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो के बाद फिर आएगा मैग्नेट, मैग्नेट और मैग्नेट जब खत्म हो जाती है तो जियो यानी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। फिर इसमें होती है वेव ऑप्टिक्स, लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ केवल, नोट करने में, वेव ऑप्टिक्स। फिर इसमें आती है मॉडर्न फिजिक्स, और लास्ट में आता है यूनिट एंड डायमेंशन। रेजो में सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशन और एरर एनालिसिस। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इलेक्ट्रो के अंदर भी 3 चैप्टर छिपे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेट के अंदर भी 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिज्म, 4 चैप्टर। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, प्रिज्म है, फिर लेंस है, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, 4 चैप्टर उसके अंदर है। फिर वेव ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, फिर मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियाई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे अगर ऑन एवरेज देखो यहाँ 70 है, तो अगर तुम इसको चैप्टर वाइज डिवाइड करोगे तो लगभग ये 30 चैप्टर बन के सामने आएंगे, चैप्टर वाइज 30। और 30 चैप्टर ये वाले, कोई भी एक चैप्टर क्लास में खत्म करने के लिए किसी भी सर को 8 से 10 क्लास लगते हैं, क्योंकि ये रेजो है। और अदर इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो 2-2 3-3 क्लास में चैप्टर खत्म। अगर तुम यूट्यूब पे जाके पढ़ोगे या किसी भी वैसे देखोगे तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब ऐसा लगेगा 3 क्लास में तो काइनेमेटिक्स खत्म, जबकि केवल रेक्टिलिनियर मोशन रेजो में तुम्हें 8 से 10 क्लास ले जाएगा, रजिस्टर भर जाएगा पूरा। तो सोचो अगर 30 चैप्टर है और एक चैप्टर से मिनिमम हमें 100 क्वेश्चन तो करने ही हैं एज ए टीचर, तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए और मिलेंगे, यानी मिनिमम 200 क्वेश्चंस अच्छे वाले एक चैप्टर से। तो यहां से 30 इंटू 200, तो ये देख लो 6000 एक सब्जेक्ट। फिजिक्स अकेला निकाल के दे रहा है तुम्हें, 6 और सब्जेक्ट है 3, तो प्रॉब्लम हो गई 18,000। अगर मैं ऑन एवरेज, हो सकता है मैथ में तो फिजिक्स से ज्यादा ही होंगे, कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैथ तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। पर आंखें खोलना जरूरी था ना, क्योंकि अच्छे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, इसलिए 18,000 में अभी लिखना तो है नहीं कुछ, सिर्फ तुम्हारी आंखें खोली जा रही है। टोटल क्वेश्चंस हो गए 18,000। ये तो हो गए, किससे कराए जाएंगे, क्लास प्लस होमवर्क। अब रेजो में ना ये टेस्ट भी होते हैं 21 डेज, 15 दिन। जेई मेंस का होगा, फिर एडवांस का होगा, फिर जेई मेंस का होगा, फिर एडवांस का होगा, फिर जेई मेंस का होगा, फिर एडवांस का होगा। तो अगर हम ऑन एवरेज 20 टेस्ट भी मान लें सब मिला के एक साल के पूरे आईआईटी पे, तो 40 टेस्ट हो गए 11-12 मिला के। और एक टेस्ट में अगर 50 क्वेश्चन का एवरेज माना जाए, 200 नहीं, इस 2000, तो अगर इसको पूरा देखोगे तो ये 20,000, ऐसे 20 नहीं 2000। अगर यहाँ पे देखो दो, ये क्या लिखा मैंने यार, हाँ 2000 क्वेश्चन अगर इधर है, तो सब्जेक्ट तो 3 है ना यार, कितने हुए 6,000। 6,000 ऐड करोगे तो ये देखो सामने ये आ रहा है 24,000। अब 24,000 में अभी चल रहा है जून, जून से लेके अगला जून जब आएगा तो 12 मंथ, ठीक, अगला जून जब आएगा तो सोचो तुम 12th में आओगे, 12 मंथ, फिर जून से मान लो अगली, हर बार तो बीमारी रहेगी नहीं ऐसी, है ना, तो तुम्हें कम से कम जून तक नहीं जाना होगा, पीछे वापस आना होगा, यानी जनवरी तक। तो 6 महीने कम कर दो, तो यहाँ 6, कितने महीने तुम्हारे पास 18। अब 18 में अगर
इंटू 30, कोई बच्चा 30 तो पढ़ता नहीं है, 54, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 540 दिन है तुम्हारे पास। इसमें ऑन एवरेज 40 डेज हटा दो, दिवाली भी आएगी, होली भी आएगी, 15 अगस्त भी आएगा, 26 जनवरी आएगी, ईद भी आएगी, होली ईद जितने फेस्टिवल हैं वो सारे आएंगे और वो सेलिब्रेट तो करे ही जाएंगे, छुट्टियां होंगी। तो अब और तुम्हारा मन नहीं लगेगा, कभी हेल्थ इशू, कभी हेडक हो गया, कभी क्लास नहीं हो पाए, तो 40 दिन हटा दिए, 500 डेज। सिंपल कैलकुलेशन है, 24,000 डिवाइड बाई 500। अगर इसमें 2 जीरो काट दो, तुम्हारे पास आ गया 240 डिवाइड अपॉन 5। 48 क्वेश्चन पर डे, 3 सब्जेक्ट, 48 डिवाइड बाई 3। हर सब्जेक्ट में कितना होमवर्क, मैंने अभी वही बोला था ना, एक्सरसाइज 1 से, एक्सरसाइज 2 से, डीपीपी से, ऑन एवरेज कितने क्वेश्चन पर डे होते हैं एक सब्जेक्ट में। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है, इसीलिए रेजो की मैथोलॉजी को अच्छा जाना जाता है। कितने क्वेश्चन हुए पर डे? आज 16 कर रहे हो, सोचो एक दिन नहीं किया, एक दिन नहीं किया, अगले दिन कितने हो गए एक सब्जेक्ट में? 32। 2 दिन मस्ती मार गए, तो सोचो, क्या ये क्रिकेट मैच देखा है, 1 ओवर में 30 रन इम्पॉसिबल? फिर बच्चे बोलते हैं अरे बड़ा प्रेशर है यार, कोटा में बड़ा प्रेशर है, नहीं हो पा रहा है। कौन? अभी क्या कर रहे हैं? अभी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे पहली बार स्कूल गए हैं और आराम से मस्ती काटी जा रही है ग्रुप पे, ये डिस्कशन वो डिस्कशन, फालतू चैटिंग, क्या कर रहे हो ये? करण, जब मैं कोई बात कर रहा, ये मैनर तो नहीं होता, मैं कुछ समझा रहा हूँ, ये चैट पे लिखे जा रहा है कब कोर्स खत्म होगा, 5 साल में। तुम्हारा वो हेडक नहीं है, तुम्हारा हेडक है पढ़ाई करो चुपचाप, वो सब प्लानिंग यहाँ बनी हुई है, हर हर चीज फिक्स है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कुछ? अगर आईआईटी करना है, सोचो अगर एक दिन में तुम तीनों सब्जेक्ट मिला के 40 क्वेश्चन करके बहुत खुश हो रहे हो, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन में कितने कर रहे होंगे, 60, 60, 70, 80, और तुम कितने में लटक रहे हो, 30 पर। तो पर डे तुमसे 300 बच्चे आगे जा रहे हैं, एक महीने ऐसे चलता रहा तो 2000 आगे चले गए, तो डेली रैंक सोच लो, हो गया। हाँ, कुछ आंखें खुली, आई ओपन हुआ। अब अगर कोई सर ने होमवर्क दिया है तुम्हें और उसमें टोटल क्वेश्चन काउंट करो, अगर वो सर तुम्हें 15 से कम दे रहे हैं तो थैंक यू बोलो, होमवर्क कम दिया। और अगर वो 16 से ज्यादा दे रहे हैं तो बोलो सर आप थोड़ा ज्यादा हो गया, तो बात समझ में आती है। पर ऑन एवरेज एक वीक में, अब सुनो, सर लोग क्या करेंगे, सर लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे उन्होंने बोला 6 दिन पढ़ाई होती है, मुझे ऑन एवरेज लगभग इनको 15 क्वेश्चन देने हैं, वो एक वीक में क्या एवरेज निकाल लेते हैं, 90। और अच्छे बैच में सर लोग क्या करेंगे, 100। अब वो ये देख लेंगे कि यार 100 देने हैं, पूरे 100 करवाने हैं इनको, तो मंडे को दिए 10, ट्यूसडे को दिए 10, 6 दिन में तो 60 हुए ना, तो 40 कहाँ लगाए जाए? तो कभी किसी दिन क्या कर दिया, 15, किसी दिन कर दिया 12, किसी दिन कर दिया 16, किसी दिन कर दिया 10। अब समझ में आया? पर हर टीचर का एवरेज क्या रहेगा, मिनिमम 90। अब यहाँ पे टेस्ट कब होगा, रीसफलिंग कब होगा, कोर्स कब खत्म होगा, कौन सा टेस्ट कब होगा, रिवीजन कब होगा, सब प्लान है। तो तुम्हारा काम, जो बच्चे आते ही पूछते हैं ना कोर्स कब खत्म होगा, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं माना जाता है। सर ये कब पढ़ाओगे? यहाँ पे कोई सर अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाते, हर बैच में पूरे इंडिया में जितने रेजो के सेंटर हैं, सब टीचर का एक ही ऑर्डर होगा, एक ही कंटेंट होगा। हाँ, ये हो सकता है किसी का कोई चैप्टर 10 क्लास में खत्म हो गया, किसी का 11 में हो गया। अगर
रेजो के प्लानर में 10 क्लास अलॉट है प्लानर में, तो हर टीचर का किसी का 14 लगेगा, किसी का 15 लगेगा, पर 10 में किसी का भी नहीं होगा। 11 हो सकते हैं, 9 नहीं होंगे। समझ आया? तो अब सोचो, मैच खेलने गए, 10 ओवर में तुम्हें मान लो 100 रन बनाने थे, एक टीम खेलने गई, उसने 5 ओवर में 60 रन बना दिए, उसका प्रेशर रिलीज, क्योंकि उसको पता है आगे वाले 5 ओवर में तो 40 ही बनाने हैं। लेकिन एक टीम वो है जो 5 ओवर में रन बनाई, 30 विकेट दे दिए 2, आगे प्रोबेबिलिटी मैच हार जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी टाइम ज्यादा है, टीचर अभी हमारे 12 पास बैचेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जितना सर लोग पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, जितना ज्यादा कर लोगे आगे उतना ही फायदा होगा। और अभी स्लो हो गए तो हमेशा के लिए पिछड़ जाओगे। और यहाँ पे कोई आईआईटी वाली पढ़ाई है, डरने की बात नहीं है। जो बच्चे डेली करते रहेंगे उन्हें कभी प्रेशर नहीं आएगा, कभी हेडक नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 18 साल से यही देख रहा हूँ, तुम्हारी जितनी एज है उससे 4 साल ज्यादा है ना, उतने दिन से यही एक चीज देख रहा हूँ कि जो डेली पढ़ते हैं, डेली, संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ते, पूरा दिन खेलते हैं, वो बड़े मजे में रहते हैं। और कुछ लोग मंडे टू सैटरडे खेलने में बिजी कर देते हैं और संडे पढ़ने में। चलो, इतना जरूरी था। आ जाएं वापस अपने ट्रैक पर। समझ आ गया ना, होमवर्क कब ज्यादा कब कम, कैलकुलेटेड है वो सब कुछ। हाँ, तुम 16 के हो तो मुझे 2002 में पढ़ाना स्टार्ट किया, 19 ईयर हो गए। और एक चीज, लास्ट, एक, मान लो तुम्हें डीपीपी दिया गया, ये तुम्हारे काम की चीज है, उसमें 10 क्वेश्चन थे, तुम कहीं से डीपीपी लेकर आए XYZ, मार्केट से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी किताब से, और उसके तुमने 10 क्वेश्चन का डीपीपी लिया किया, और 10 के 10 तुमसे क्या हो गए, सॉल्व, 10 के 10। तो इसमें क्या हुआ, डीपीपी कैसा था, यूजलेस, बेकार। बोलो क्यों? क्योंकि जब तुम्हें 10 के 10 आ गए तो तुमने नया क्या सीखा, नया क्या सीखा, तुम्हें जो आता था वही तो सीखा ना। तो नया क्या मिला, मतलब इसको करने में 1 घंटा लगाओ सब बन गए तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ। तुम समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, बर्बाद हुआ। और ये जो डीपीपी था वो बेकार था। अब दूसरा आया, 10 क्वेश्चन दिए गए, उसमें 6 बने, 4 नहीं बने, 4 क्वेश्चन में टाइम भी दिया। डीपीपी कैसा था, बहुत बढ़िया। अगर 5 बने, 5 नहीं बने तो कैसा था, बहुत ही बढ़िया। किसके लिए, तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें ये खुशी होनी चाहिए कि ये 5 चीजें मेरे से नहीं बनी, अब कल क्लास में ये 5 चीजें मैं नहीं सीखूंगा, तो आज मैं ये समझ पाया कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जो मुझे नहीं आती थी, कल क्लास में बताएंगी तो तुम्हारी नॉलेज एड ऑन हुई। तो जो बच्चे डीपीपी मिलता है तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं कि कोई इसको बता दो, प्लीज इसको बता दो, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा है। उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या सोल्यूशन लिख के किताब मार्केट में छाप के बेचेगा? क्या सोल्यूशन लिखने का ठेका ले रखा है? नो। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले ट्राई करो, डिस्कशन जब हो जाए उसके बाद भी नहीं आता है तब एक दूसरे से पूछो। जल्दी पूछते हो तुम्हारी नॉलेज कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन के साथ लड़ो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उठते बैठते चलते फिरते उसके बारे में सोचो, अचानक दिमाग में आएगा यार ऐसे करूं, अच्छा यार ऐसे करूं, अचानक आंसर निकल आएगा। जब आंसर निकलेगा तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार मुझे कुछ आता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आईआईटी में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आने वाला है। तो अगर सीट तुम्हें दी जा रही है और सीट में 20 क्वेश्चन दिए हैं और तुमसे 5-7 बन गए, 8-10 नहीं बने, डरने की बात नहीं है, बल्कि ये जान लो कि तुम्हारी नॉलेज इन 8 क्वेश्चन तक थी, ये 12 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अभी समझ नहीं आई है या तुम नहीं सोच पा रहे हो, कल मैं सीखूंगा डिस्कशन में, ऐसे सोचना। और अगर ऐसी कोई बुक है जिसके सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं तो आईआईटी के लिए बुक सही नहीं है, टाइम बर्बाद कर रही है, उतना ही बता पा रही है जितना तुम्हें आता है। चलो, अब पहले गिफ्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, और अभी के डीपीपी से ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर लर्निंग बेसिक मैथ, बेसिक मतलब जीरो लेवल,
ठीक, अरे होंगे यार, हम कर लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। आइए, बातें बंद, चैट बंद। रणधीर, मेरा मानना ये है कि अगर तुम मंडे से सैटरडे इतनी मेहनत करो और संडे को पूरी तरह अपने आप दो, किताबें इकट्ठी करो, खेलने कूदने जाओ, पढ़ाई बिल्कुल मत करो, ये मेरा मानना है। एक दिन पूरी तरह से माइंड को रिफ्रेश करना चाहिए। लेकिन वही कर सकता है जिसने मंडे टू सैटरडे काम किया। संडे हॉलीडे होता है ना, हॉलीडे उसका होता है जो कोई काम करता है, जो घर में ही पड़ा रहता है उसके लिए कोई संडे नहीं होता है। अच्छा, अब आ जाओ अपने गिफ्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो कैसे करना था इसको। पहले इसमें एक चीज ये देखो कि एक पॉइंट यहाँ पे बना लो ओ, ये था ओ। मैंने जब ये क्वेश्चन बनाया तो जो टाइमिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंग फोर्सेस तुम्हें दिए थे। तो एक सेकंड रुकना है यार, बस एक सेकंड। अर्नब, समझ आया मैंने क्या समझाया इतनी देर में? हाँ, क्योंकि तुम लोग काफी मतलब इस बैच में मोस्ट मेजोरिटी तो अच्छे बच्चों वाली है, और दो चार पांच तो होते ही है। हर मूवी देखने जाते हो ना, ये हर जोकर तो होता ही है एक दो मूवी में, ठीक है। जॉनी लीवर हुआ, ये सब क्या करते हैं, इनको कोई सीरियस थोड़ी लेता, हंसने के काम आते हैं जैसे। बाद में फिर बोलते हैं डाउट है, ये दे दो वो दे दो। हम्म। अगर मैं इसको करके बताऊं तो देखना आसानी से कैसे होगा। यहाँ पे बताना जरा बच्चों एक बार, क्या यहाँ पे मैंने 12 न्यूटन दिया था? यहाँ पे कितना दिया था? 6। अगर 6 बजे है तो 6 न्यूटन। तो बताओ, दोनों अपोजिट है, क्या माइनस हो जाएगा? 180 डिग्री है दोनों में। तो देखना, मैं तो पूरा एक बार याद दिलाता हूँ। यहाँ पर कितना दिया था? 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। साथ में लिखते रहो, मेरे साथ साथ करते भी रहो और करते लिखते भी जाओ। यहाँ पे था 5 न्यूटन, टाइमिंग के हिसाब से था। और इस जगह पे ये, यहाँ पे कितना था? 11। और यहाँ पे कितना था? 10। यहाँ पे कितना था? 9। यहाँ पे कितना था? 7। और ये हो गया 7, और 8 अभी बचा हुआ है। हाँ, ये 8 न्यूटन ऐसे था। अब इसको करने में क्या है ना, एक ओरिजिन ले लो पहले, एक एक करके निपटाते हैं पहले यार। इसमें ना कंपोनेंटली मुझे एंगल चाहिए। तो 360 को कितनी साइडें हैं टोटल? 12। डिवाइड करो तो हर एक के बीच में एंगल कितना हुआ? 30। कहीं भी दो के बीच में एंगल बनाओगे तो वो 30 ही बनेगा। सिमेट्रिकल है। आगे सोचो, देखना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ऐसे। ऊपर की तरफ देखिए 12, ये 12 है, ये 6 है। दोनों आपस में 180 है। जब दो वेक्टर आपस में 180 डिग्री पर हो तो ए माइनस बी कर देते हैं। ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पहला फोर्स में कितना मिलेगा? 6 न्यूटन। तो कौन सॉल्व हो गया? 12 सॉल्व हो गए, 6 सॉल्व हो गए। उसके बाद मैंने 11 न्यूटन को देखा। 11 के ठीक सामने देखो 5 न्यूटन लिखा हुआ है, ध्यान से पहचानना। तो 11 - 5 करो, यानी इस 11 से इस 5 को माइनस करो, फिर से तुम्हारे पास कितना आएगा? आ, एक सेकेंड, यहाँ पर देखना, ये कितना आएगा? 6 न्यूटन आया। उसके बाद नजर पड़ी 10 पर। 10 के ठीक सामने आ गया, वो आ गया, वो ये देखो 4 दिख गया, और दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पर एक फोर्स फिर मिला, वो भी कितना मिला? 6 न्यूटन। तो हमने 11 सॉल्व कर लिया, 10 सॉल्व कर लिया, 12 कर लिया, ये 6 कर लिए, ये 5 कर लिए, ये 4 कर लिए।
अब मैं अगली बार गया 9 न्यूटन के पास, 9 के ठीक सामने 3 है, दोनों फिर माइनस होंगे। यहाँ पर फिर आ गया 6 न्यूटन, कौन सॉल्व, 9 टेक 3 टेक। उसके बाद देखा 8 न्यूटन, ये 8 न्यूटन के ठीक सामने देखो 2 न्यूटन है, तो यहाँ पर कितना आया 6 न्यूटन, तो 8 भी सॉल्व 2 भी सॉल्व। फिर नंबर आया 7 का, 7 के ठीक सामने है 1, तो यहाँ भी आया 6, ये 7 भी सॉल्व। अब देखें कुछ बदतमीज बच्चे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें भी चैट करते रहेंगे कुछ ना कुछ, इनका कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम्हें आ गया है तो पानी वानी पियो, खाओ पियो, कुछ घर पे ही हो। यहाँ देखो क्या ये 6 न्यूटन ले चुके हैं, यहाँ कितना बचा हुआ है 0। क्यों 0? क्योंकि ये वाला 6 इस 12 से हो चुका है। अब देखना इसमें आगे क्या करोगे, क्या ये एंगल 30 होगा, यस। ये एंगल 30 है, यस। ये सबके बीच में 30 30 30 30 ऐसा बना। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था इसका, ये देखो पहले एक लाइन बना लो जहां से मैं एंगल लेना शुरू करूंगा। मान लो मैं -x से एंगल ले रहा हूं, सोचो पहले मुझे कौन सा फोर्स दिखाई दिया, 6 न्यूटन, उसको लिख दो 6 जे कैप हुआ, वाई डायरेक्शन में है। अब अगली नजर पड़ी इस पर 6 न्यूटन पे, जब 6 न्यूटन पे पड़ी तो यहां से ऊपर जाओगे तो ये कितना एंगल होगा, है ना 60, है 60 की नहीं, ये यहां से यहां तक 60 है। इस 6 न्यूटन के कंपोनेंट बनाइए, एक कंपोनेंट यहां मिलेगा वो कितना होगा 6 cos 60। अब इसका, और ये जो भी मैं लिखूंगा आई मैंने क्या कॉमन ले लिया है, माइनस आई के, माइनस आई के कॉमन क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सब माइनस होंगे ऊपर वाले में। अब इसका एक कंपोनेंट तो ऊपर भी आएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे 6 sin 60, ये भी जे कैप होगा। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, 6 हो गया। अब इस 6 को पकड़ो, इसका एंगल देखो यहाँ से 30 रह गया, तो यहाँ पर एक फोर्स और आया, लिखो +6 cos 30, तो ऊपर भी तो आएगा 6 sin 30 जे कैप, तो ये भी सॉल्व ये भी सॉल्व। अब कौन बचा, ये वाला 6 न्यूटन, तो यहाँ पर एक और आएगा जो अकेला होगा 6 न्यूटन। और इसका कंपोनेंट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये सीधा नेगेटिव में दिया हुआ था। ये हो गए, एक काम तो हो गया। अब नजर पड़ी तुम्हारी कहां पर, इस 6 न्यूटन पर आइए, इस पर, तो एंगल तो यहीं से लोगे, बोलो कितना है 30, कंपोनेंट बनाओ, तो एक कंपोनेंट यहाँ फिर आया प्लस किसका, इसका कितना होगा 6 cos 30 इस वेक्टर का। अब इसका एक कंपोनेंट नीचे भी तो आएगा, तो यहाँ पे लिखना शुरू करो 6 sin 30 जे कैप, बट माइनस का क्योंकि नीचे आ रहा है। फिर ये वाला 6 का नंबर आया, इसका एंगल यहीं से लेना है, जो लाइन ली एंगल सारे एक ही लाइन से लेना। ये 60 हो गया, तो यहाँ पे आएगा +6 cos 60, और यहाँ पर आएगा 6 माइनस का sin 60 जे कैप। तो ये भी सॉल्व ये भी सॉल्व, यहाँ तो कोई है ही नहीं, 0 है, खत्म। अब ऊपर से ध्यान से देखोगे तो 6 sin 60, 6 sin 60 कैंसिल, 6 sin 30, 6 sin 30 कैंसिल। फिर आगे आओ, अब ऊपर देखो पॉजिटिव वाई में सिर्फ एक फोर्स बचा हुआ है 6 जे कैप, बस। अब एक्स डायरेक्शन में देखो, माइनस तो कॉमन ले रखे हैं आई कैप, काउंट करो 6 cos 60, 6 cos 60, तो ये है 2 cos 60, दो है। उसके बाद 6 cos 30, 6 cos 30 दो है, हो गए। लेकिन एक अभी और है, और वो कौन है 6, ये पूरी वैल्यू हो गई। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन वाला, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन वाला। मुझे चैट पे बताओ क्या यहाँ तक करने में कोई दिक्कत आई, कितने लोगों को समझ आ गया।
हाँ एक और, इसमें एक चीज और काम करो, ये 6 को ना मैंने यहाँ नहीं लिखे, यहाँ पे 1 कर दो इस जगह पे 1, और 6 को हर जगह कॉमन लेके बाहर लिख दो जिससे गलती ना हो। ठीक, ये देखो ना, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, वो तो सब जगह आएगा, तो मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देता है एक ही बार में। अच्छा, क्वेश्चन का जो डायग्राम था वो तो तुम लोग पहले ही बना चुके हो, यहाँ तक नोट करो फिर आगे चलेंगे। अरे भाई यस 2 cos ऐड कर देना, 2 cos 60 कैसे आया, बार बार पूछ रहा है, ये देख, क्या एक cos 60 ये लिखा हुआ है, एक ये सॉरी ये वाला, तो ये दो, एक हाथी दो हाथी ऐड कर दे। 6 cos 30 भी दो बार लिखे हैं तो वो भी डबल होंगे। अरे कहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कंपोनेंट में हो तो गया ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ही तो माइनस आई कैप आया है ना, डायरेक्शन दो दो बार थोड़ी बताओगे। देखो यशवंत, एंगल एक ऊपर जा रहे हो क्लॉकवाइज, एक नीचे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। जब ऊपर गए तुमने ध्यान से देखा होगा जे कैप पॉजिटिव आया था, जब एंगल को नीचे लिया तो जे कैप नेगेटिव आया, वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ही जे कैप नेगेटिव हुआ है। तो दो बार डायरेक्शन नहीं निकालते इसमें। अगर इसको तुम सोचो लॉ ऑफ ट्रायंगल से करने लगे तो पागल हो जाओ, किताबें किताबें फेंक के छत से कूद जाओगे, कितने कितने है टेल मिलाओगे ना। नोट करो, नोट करने के बाद बोलो डन। समझ आ गया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंगल को जब हमने क्लॉकवाइज लिया तो जे कैप पॉजिटिव आया, जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो जे कैप नेगेटिव आया। तो ये माइनस जे कैप प्लस जे कैप क्यों हुए, एंगल लेने, बिकॉज ऑफ एंगल। बोर्ड चेंज कर दूं और रिकॉर्डिंग आई जाती है तो खूब 10 बार देखना बाद में, है ना। हाँ तो क्या है, अच्छा डाउट क्लास होगी सैटरडे को, होगी सुबह में, ठीक है। हाँ अनुज ठीक है, अभी आंसर निकालूंगा ना, फिर देख लेना। सैटरडे को है डाउट क्लास तुम्हारी, कल भी लगी है, कल तो डिस्कशन में भी जाएगी, और एक प्योर डाउट क्लास और होगी, जैसे मैंने एक बार मंडे को ली थी, है ना, जिसमें कहा था पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ पुरानी चीजें पूछना आगे पीछे की। हाँ हाँ, सैटरडे को मैं ही लूंगा डाउट क्लास में। सैटरडे को सुबह जब आओगे ना तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा, तुम फिर उसमें फंक्शन से लेके जहां तक चल रहा है कुछ भी पूछ लेना। अब मेरा टाइम खराब मत करो, नोट हो गया कि नहीं। हाँ संडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, चिंता मत करो, सबकी रिकॉर्डिंग होगी। हाँ अक्षय तुम्हारे, चिंता मत करो। अच्छा इसमें देखो, अभी जो पोर्शन बचा है उसको और कंप्लीट कर लो। अब इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, यहाँ से इसको हटा दो। फ्रेश में देखो क्या बचा है। एक फिर से बनाओ, यहाँ पे कितना है भाई, 6 जे कैप। अब इधर देखना नीचे कितना आया था, माइनस का 6 आई कैप कॉमन था, और 2 cos 60, 1/2, 2 cos 30, √3/2 +1। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -6 आई कैप, यहाँ रह गया 2 + √3। ये एक्स कंपोनेंट, और ये अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर।
तो उसका मैग्नीट्यूड अगर मैंने वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? -6 2 प्लस √3 आई कैप प्लस 6j कैप, ये बना इसका वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैं निकाल नहीं रहा हूं तो ये पता है ना, इसका स्क्वायर करोगे, करना नहीं, बस यहीं तक छोड़ दो, वेक्टर तक। निकालना हो तो निकाल सकते हो वैसे, 6 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर पूरे का और प्लस का 6 स्क्वायर। सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना। tan अल्फा निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ y और मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो y का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ? 6, और x का मैग्नीट्यूड यहाँ कितना है? माइनस तो लिखूंगा नहीं, 6 से 6 काट दो, तो tan अल्फा ये जो आएगा, tan इनवर्स ये कहाँ से है? फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस। बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो गया था। जे ऊपर है ना 6 न्यूटन, y डायरेक्शन में जे कैप लेते हैं ना। कितने लोगों को आ गया? चलो आगे बताओ, बाकी भी चलता रहेगा। मजा आया कि नहीं? एडवांस का क्वेश्चन दे दो सर। रणधीर, पूरा दिमाग खुल गया ना वेक्टर में से? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल आता है ऐसा क्वेश्चन, क्यों नहीं आता है। चलो अच्छा, अब आ जाओ अपनी सीट वाले डाउट पे, है ना। होमवर्क ये लिख लो, पर होमवर्क में बताना। पहले मैंने एक्सरसाइज 1 में दिए थे कुछ, तो एक एक करके चल रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1 था पार्ट नंबर 3, सेक्शन ए, 1 2 3। एनी डाउट? डाउट लायक तो कुछ है नहीं। रेन वाला तो -5j कैप होगा, ऐसे ही दिख रहा है। कहाँ पे 2 कट गया था क्या यार? वहां पे देख लेना, मैं ध्यान नहीं देता और उतना कैलकुलेशन में ज्यादा करता वरता नहीं। यहाँ पे 1 क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 1 2 देख लेना उसको। हाँ ईशांत, मेरे क्लास का रूल समझ लो तुम। अगर मैंने बोला सेक्शन ए तो उतने में ही लिखना है, आगे नहीं होशियारी दिखानी है। ए में किसी का नहीं। अब आ जाओ बी में, कौन कौन से दिए थे? मैंने B2 दिया होगा, B1 नहीं दिया होगा। चलो सेक्शन बी में बोलो कोई है? B5 B5। अच्छा B5, चलो पहले B5 चैट बंद करो। B5, B5 में लिखा है द वेक्टर सम ऑफ कोस 10 + 6 कैन बी। देखो, वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हो सकता है a + b, और वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो हो सकता है a - b। तो जो जब भी रेंज पूछा जाए, रेंज, तो एक चीज ध्यान रखना, इधर लिख दिया करो कि a - b से इक्वल और ज्यादा, और a + b के इक्वल या उससे कम। ये फॉर्मूला होता है रेंज का। तो 10 यहाँ लिखो, 10 यहाँ लिखो, 6 और यहाँ लिखो f, यहाँ लिखो 10 + 6। ये वाली वैल्यू आ रही। जो भी आंसर होगा 4 से ज्यादा और 16 से कम होना चाहिए। ढूंढ लो इसमें कौन सा है। जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो 4 से ज्यादा होगा और 16 से कम होगा। 4 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। ये रेंज है। इसमें ऑप्शन कहाँ है? बी होगा सही, 8 न्यूटन। चलो B5 हो गया। नेक्स्ट, सिर्फ बी सेक्शन में और कोई है? B6 में पूछा है सेट ऑफ वेक्टर टेकन गिवन ऑर्डर ऑफ क्लोज पॉलीगन, द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर इज। क्या मैंने ये होमवर्क में दिया था? नहीं दिया था। जो दिया है उसमें ही पूछना है, अभी पढ़ाऊंगा तब दूंगा।
होमवर्क का एक रूल और होता है, जो दिया जाए बस वो, अब तुम्हें आता है तो कर सकते हो। तो बी खत्म हो गया। बी सेक्शन में कोई और है क्या? रुको एक। बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 जो था, कहाँ गया? ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड हाँ, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड, ईस्ट में डायरेक्शन है। फिर इसमें बोला गया है इसको लिख दो ईस्ट, ये लो, और इसका मैग्नीट्यूड लिख दो 30। आगे बोलते हैं ईस्ट वर्ड अनदर वेक्टर ऑफ 40 एंड डायरेक्शन नॉर्थवर्ड, पैरेललोग्राम लॉ से कर दो, नॉर्थवर्ड में एक वेक्टर बना दो 40 का, ये लो, और इसका रिजल्टेंट जाएगा ऐसे। इसको पैरेललोग्राम लॉ जो समझाया था कल, ये लो ऐसे होगा। पूछा क्या है इसमें? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लोकल वाला ही क्वेश्चन तो आ गया। वेक्टर क्या बना इसका? 30 i कैप और 40 न्यूटन। तो इसको मैंने बोला था के कैप लिया करो, तो लिख सकते हो 40 के कैप, या फिर हो गया ना, एंगल 53 आएगा। जीरो 10 अल्फा, क्योंकि 10 अल्फा का वैल्यू तीनों आपस में 90 पर ही होते हैं, तो यहाँ जेड भी ले सकते हो और एक्स ले सकते हो। तो 40/30 यानी 53। ये एंगल कितना है इसका? 53। बट कहाँ से है? ईस्ट से। और ये कौन है? नॉर्थ। तो इसका आंसर होगा 53 विथ ईस्ट। कहाँ से लिया है 53? है विथ ईस्ट, तो 53 होगा विथ ईस्ट। चलो ये 2 हो गया। 4 नंबर मैंने दिया ही नहीं होगा अभी। मैंने जो दिए थे 5 दिया था, 5 में कहा है? तो 5 बता दिया। उसके बाद 7 में क्या था? ये मैंने क्लास में करा दिया था, सम कब मिनिमम होगा जब 180 डिग्री एंगल होगा। फिर मैंने दिया होगा तुम्हें 8 नंबर, तो ये 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, और दिया होगा 8, हो गया 9 नंबर। 9 बताना है क्या? मैं उन क्वेश्चंस, हाँ 9, 9 को सीधा लिख दो। देखो C इक्वल दिया है तुम्हें A+B, जरा फॉर्मूला लिखना। C² A² B² 2AB cos θ। C का वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है 13, 13 का स्क्वायर। A का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर। B का वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5 cos θ। 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों को ऐड करोगे तब आएगा 169, और इनको 24 × 5 × cos θ, ये दोनों कट जाएंगे, मीन्स कैंसिल। तो यहां पर आ जाएगा 0। ये आया 0, तो cos θ की वैल्यू हो जाएगी 0, और cos वैल्यू 0 होती है 90 में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक, चलो अब आ जाओ सेक्शन सी पर। इतने ही दिए थे मैंने बी में। सी में बोलो कौन सा? सी में जो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, मेरे ख्याल से इसमें कोई पूछने लायक था नहीं वैसे। चलो आगे से ध्यान रखो, इतने आसान डाउट नहीं क्लास में रहा करो।
3। C3 में क्या था, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 60 किलोमीटर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक 60 है, अनदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या करते हो यार, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, एक वेक्टर तुम्हें दिया है ए जिसका वैल्यू दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर, और उसका एक वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हुआ है, एक कोई भी है, ए एक्स का, मान लो मैंने ए एक्स मान लिया, कितना दिया है 30। तो सोचो ए एक्स का वैल्यू 30, और ए एक्स लिखने का तरीका क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं। ए एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 30, ए का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 60, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 60 डिग्री। अब बताओ उसमें पूछा क्या था, अदर कंपोनेंट बता दो, तो अगर ये ए एक्स है ए वाई कितना होगा फिर, ए साइन थीटा, थीटा मैंने 60 निकाला, ए साइन 60, ए का वैल्यू कितना था 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, काट दो 30√3। चलो ये भी हो गया, समझ आया ना, ये वेक्टर ए दिया था, यहाँ पे थीटा मान के करना था बस। 5 नंबर, दोनों में एंगल बताना था। अच्छा, पहला वाला जो कंपोनेंट दिया 2 2, तो इसको अगर एफ करके लिखोगे तो ऐसे लिख देना 2i 2j। दूसरा दिया हुआ था 1√3। अच्छा, इनमें तो दिक्कत नहीं होती, कोऑर्डिनेट देख के मैं जैसी वेक्टर बना देता हूँ, बहुत प्रैक्टिस कराइए। एंगल जब भी पूछा जाए तो क्या किया करो, इसको मान लो वेक्टर ए और इसको मान लो वेक्टर बी। तो याद करो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मेरे ख्याल से अब हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो 15 डिग्री आता है ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 15 डिग्री के इक्वल होगी, वो लिख देना। समझ गए ना कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट, टेस्ट में भी आया तो हो जाएगा। तो 5 नंबर हो गया। 6 7, 6 नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, क्लास में बहुत कराए। 7, 7 बताऊंगा। 6 तो यार ओरल दिख रहा है, एक्स वाई कंपोनेंट, एक्स का 2i कैप, वाई का जे कैप होता है, तो 2i कैप माइनस 3j कैप होगा, पहला ऑप्शन ए। ये 7 थोड़ा ठीक है, इसको बता देता हूँ, देखो। और डाउट में याद रखना तुम्हारा बैठना है, एचएलपी वाला करूंगा आराम से, नहीं तो ऐसे मेरी पूरी क्लास चली जाती है, तुम लोग इतना पूछते हो, सब पूछ लेते हो एक तरफ से। C7 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क करो। 7 में पूछा था वेक्टर पॉइंट ए और बी है, तो बताइए, देखना कैसे करा जाता है इसको, देख अच्छा है ये। मान लो ए यहाँ है, मान लो बी यहाँ है, ठीक। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया वो दिया 1, 1 -1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और 4। कोई भी कोऑर्डिनेट बनाने का रूल मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले ओरिजिन मानोगे, ये देखो, ये ओरिजिन हो गया एक्स वाई। अब ए तक जाने के लिए एक पोजीशन वेक्टर r1 बना,
क्वेश्चन ने कहा है कि ए से बी जाइए। देखिए मैं ए से बी जा रहा हूं, गया। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल की याद आएगी। ये ओ से पहले गए ए के पास, ए से गए बी के पास, ओरिजिन से इसको मिला दो ऐसे, ये बन गया। मान लो ये पोजीशन है R2। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाओ इसमें। लॉ ऑफ ट्रायंगल ओ से चलोगे, देखना कैसे जाओगे। ओ से पहले जाओगे ए के पास, फिर ए से जाओगे बी के पास, और लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो एरो ये है, किसके इक्वल होना चाहिए, R2 के इक्वल होना चाहिए। तो फिर ए बी का वैल्यू कितना हुआ, R2 माइनस R1। अब R2 कितना है, R2 के कोऑर्डिनेट देखो ये लिखे, तो R2 होगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप माइनस R1, ये पहला वेक्टर है ये वाला, पोजीशन i कैप प्लस j कैप और माइनस का k कैप। इन दोनों को आई कैप को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ माइनस कर दो और सॉल्व कर दो, तुम्हारा ऑप्शन सी आ जाएगा। गॉट इट? ये अच्छा था। लॉ ऑफ ट्रायंगल को यूज करना बताया गया था इसमें, समझ गए? अच्छा, उसके बाद B7 का बार बार लिख रहे हो, चलो मैं बता देता हूँ श्रेयांश। B7 में लिखा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q is minimum when the angle theta between their positive directions is। D होना चाहिए ऑप्शन, C क्यों होना चाहिए? तुम्हें बताया नहीं था मैंने, 180 डिग्री होता है तो A माइनस बी आता है मिनिमम। 10 बार तुमने वही बात लिख दी। अरे एंगल लेना है, उसका मतलब तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। ये मतलब उसका कहना ये है कि एंगल यहाँ से मेजर करो, यहाँ से, तो एक वेक्टर यहाँ बनाओगे और दूसरा यहाँ बनाओगे, तो ये पूरा एंगल होगा पाई। चलो अच्छा, इसके हो गए खत्म। अब आ जाओ एक्सरसाइज थर्ड में भी कुछ दिया था क्या? HLP पर आओ पहले। इसमें क्या है ना, डेली क्लास ज्वाइन करते नहीं है, फिर अरे इसमें एक बच्चा पूछ रहा है मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। बोलो कितने अच्छे से पढ़ाया गया था ये, ऐसे तो यार क्लास कभी नहीं आया। पढ़ना सीखो थोड़ा, आते सुधारो अपनी क्लास। अगर डेली नहीं करते हो ना तो फिर मत पूछा करो। HLP में मैंने एक दिया था, पहला फोर्सेस ऑफ कितने लोगों से बना, पहले ये बताओ कौन से बच्चे हैं जो कर पाए। अच्छा, ज्यादा बच्चे नहीं थे, काफी बच्चे हैं जो कर लिए, वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें डाउट में अभी तुम, और HLP का एक और कौन सा दिया था, 8 नंबर। अब अगर 8 करने बैठ गए, 8 वही है अपना वॉच वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कराया ना, घड़ी वाला, उसी टाइप का है। अरे आज कोशिश करना उसको एक बार और, एक बार और कोशिश करो। जैसे आज वॉच वाला क्वेश्चन कराया ना, बिल्कुल उसी टाइप से करना है। जो रह गया डिस्कशन वो बाद में करोगे, अब थोड़ा पढ़ाने भी दो, है ना, नहीं फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। चलो चैट बंद, आ जाओ। डाउट वाली क्लास में भी कर दूंगा HLP का, और अच्छा रहेगा, टाइम काफी होगा। रणधीर यार आप अभी कुछ नहीं बताऊंगा, वो कोशिश करो बन जाएगा। नहीं आएगा क्लास में, तुम HLP का कोई भी क्वेश्चन दूंगा,
तो तुम ये मान लो 100% मैं उसको क्लास में बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। सिर्फ अगर आ जाएगा तब भी बताऊंगा, नहीं आएगा तब भी बताऊंगा। थोड़ा देर पढ़ाना भी जरूरी है ना। माधव, ये जो पूछते हो ना डाउट क्लास कब है, मैं टाइम टेबल बनाने वाला नहीं हूँ। टाइम टेबल है तुम्हारे पास, उसको ओपन करो, उसमें सब लिखा हुआ है क्या कब है। कुछ बच्चे ग्रुप पे पूछते हैं आज किसकी क्लास है, पहली किसकी है, मतलब क्या महान आत्मा क्या होगा तुम्हारा। कल हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा वो गिफ्ट वाला क्वेश्चन दिया था। आज इसमें लिखना थोड़ा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये सब कूल हो जाओ भाई। आज तो क्लास में जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोर हो गए होंगे, मुझे पता है। उनको लगा हो गया सारा तो आ गया था, इन लोगों ने सब आगे से धीमे धीमे जो क्वेश्चन क्लास में जिस टाइप के हो जाएंगे और जो बहुत आसान होंगे उनको नहीं बताऊंगा। अगले दिन याद रखना, जब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें तो उल्टा चलेंगे। एक्सरसाइज 2, फिर HLP, फिर 3, फिर 1। क्योंकि 1 में आसान होते हैं, हम लोग आसान में ही करते करते पूरा टाइम चला जाता है, 2 का नंबर नहीं आ पाता है। देखो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, जो इज नथिंग बट जस्ट एडिशन। सुनना मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे एक बात बताओ। अगर मुझे लिखना है R = A+B, और मेरे पास ये वेक्टर दिया और डायग्राम, तो पागल हो जाओगे तुम देख देख के देखना। और मुझे A+B निकालना है, तो A+B के लिए क्या ज्योमेट्रिकल मेथड क्या था। यही था कि नहीं। ऐसे ही बनाते थे। अब सोचो अगर एक कोई आया तुमसे पूछा कि तुम एक काम करो, मुझे ना ये बताओ, सुनना ध्यान से, A-B बताओ। इसी को तो सब्ट्रैक्शन बोलोगे। अब उसने प्लस भी नहीं पूछा, क्या पूछा, -B बताओ। तो करना क्या है, अपने दिमाग में ये रखो कि मैं करूंगा तो ऐड। सोचो B माइनस हुआ, तो अब डायग्राम बनाओ, पहले देखना। इसी में देख लो, अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाऊं तो इसका मिरर इमेज बनाना होगा, जस्ट उल्टा। ये इसी को पढ़ाया था ना, इसको क्या बोलते हैं, लो हो गया नेगेटिव वेक्टर। और रिजल्टेंट इससे आएगा और यहाँ पे चला जाएगा, ये R हो गया। तो ये R का वैल्यू कितना होगा, R = A+-B। तो इसको लिख दिया जाता है A-B। तो सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं है। मान लो अब देखना, मैं थर्ड में पूछ रहा हूं, -A+B बताइए। मान लो मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये वेक्टर A दिया है ना, जैसा दिया है उसका उल्टा बनाऊंगा। हो गया -A। दिया था ईस्ट की तरफ, बना दिया वेस्ट की तरफ। और उसके बाद क्या किया, ये लो इधर की तरफ करा, तो इसके वेक्टर मुझे ऐड करना है, तो बी वेक्टर जैसा दिया था इसी के एरो से जाएगा उसी डायरेक्शन में। बी में तो कोई चेंज नहीं करा क्योंकि बी तो पॉजिटिव है। लो, अब एरो टू एरो अगर एंगल देखेंगे तो ये एंगल होगा थीटा। मान लो ये थीटा डैश हो गया, क्योंकि थीटा ये था। अच्छा यहाँ पे बताओ, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, इस वाले में ए और बी, ए का एरो ये है ना,
और बी का एरो ये है, तो ये वाला एंगल होगा, मान लो ये थीटा डैश और इसको कर दे डबल डैश। अब ये ए, जहां ओरिजिन किसको माना था, ओ को। सेकंड, रिजल्टेंट बनाने का रूल क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से चलिए दूसरे वेक्टर के एरो को ज्वाइन करा दो। लो ये करा दिया, तो ये हो गया हमारा आर इक्वल माइनस ए प्लस बी। तो ज्योमेट्री तो ये हो गई, और ऊपर वाले को एक बार साफ लिख देता हूं, आज पढ़ाना कम हो पाया तुम्हारे। यहाँ पे लिखा हुआ था a प्लस बी, और मैंने ऐसे वेक्टर तुम्हें दिए थे, एक ये a और दूसरा दिया था ये b। अभी करते जाओ, इसको लिख लो, डन बताओ, फिर और करेंगे। अच्छा, एक एक काम और करते हैं। जो पहले ये थीटा डैश की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 180 माइनस थीटा होगी? बोलो, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। इस 180 से ये थीटा निकाल दो, होगा कि नहीं, 180 माइनस थीटा। अच्छा, दोनों वेक्टर के बीच में पहले एंगल कितना था यहाँ पे, थीटा। इस डायग्राम से देखो, जो मैंने ये बनाया हुआ ये, तो थीटा डैश कितना होना चाहिए, डबल डैश, ये भी होगा 180 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहाँ तक पूरा तो होगा 180, जिसमें से इतना तुम्हें हटाना है, तो 180 माइनस थीटा। ये बात समझ में आई, एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। अरे डबल डैश कर दिया ना, डायग्राम अलग है इसलिए, वैल्यू तो वही आ रही है। ये लिख लिया, बोर्ड चेंज करूं? मुझे और प्रैक्टिस करानी है, अभी मजा नहीं आया। अच्छा ठीक है, रुको रुको। मैंने दो चीजें बताई हैं कि a प्लस बी ही करना है। अब जो पूछा जाए उस वेक्टर की डायरेक्शन बदल दो बस, और कुछ नहीं करना है। रुका हुआ है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, रुक जाओ भी यार, रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा सुनते हो। ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, सब्ट्रैक्शन वेक्टर का ज्योमेट्री, नॉट एनालिटिकल। एनालिटिकल बताऊंगा तब मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, ना कि मैग्नीट्यूड की। ओके, ज्योमेट्री मीन्स ओनली डायरेक्शन। नहीं नहीं, बोर्ड चेंज करूं? थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे अभी, अभी मजा नहीं आया भाई। अब दो डायग्राम में कैसे हो जाएगा ये। चलो सुनो, मान लो एक वेक्टर अपन लोग के पास ऐसा बना हुआ था, और ये लिखा हुआ था वेक्टर पी, ठीक। और एक वेक्टर ऐसे बना हुआ था, क्यों? किसी ने पूछा, पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि ये बताओ, आर इक्वल पी प्लस क्यू का ज्योमेट्री बना के दिखाइए। पहला क्वेश्चन, तो ये एडिशन बोला जाएगा, देखना। पी जैसा था वैसे ही बनाओगे, ये पी हो गया। पी का जो डायरेक्शन है उसको आगे जाने दो। अब क्यू वेक्टर जैसा दिया है, बिल्कुल अंदाज से, देखिए एनालिटिकल में वैल्यू लिखी जाती है, तिरछा बना हुआ है ऐसे, लो हो गया। ये कौन है, क्यू। चले कहां से थे, ओ से। अब रिजल्टेंट कहां बनना चाहिए, जहां से चले हो दूसरे वेक्टर का हेड, ये ये ओ, ये था पी, तो आर इक्वल ये आ गया पी प्लस क्यू। आया कि नहीं? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये है एरो पी का, और ये है एरो, एरो टू एरो देखा जाता है, तो एंगल मान लो ये थीटा है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं,
ये a प्लस बी किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा गया कि ये बताओ r इक्वल, सब्ट्रैक्ट करो दोनों वेक्टर को, p माइनस क्यू। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ q वेक्टर को नेगेटिव बनाना है। तो p कैसा था, p में कोई चेंज नहीं लाने हैं। q वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा, अगर मैं q को ऐसे बना दूं उल्टा, तो ये इसका नेगेटिव हो जाता है। तो इसका एरो आगे बढ़ा दो और q जैसा नेगेटिव आया है वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये q हो गया। दूसरी चीज, ये एरो है p का, ये एरो है q का, तो ये जो एंगल थीटा आएगा ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और o से चले थे, रिजल्टेंट ऐसे बनता है, ये रहा। तो यहाँ पर r इक्वल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योमेट्री बनाने वाले, ये यहाँ पर आ गया। अब सोच जरा, ये q वेक्टर ओरिजिनली कहाँ था पहले, इसको डैश कर लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, डैश। ओरिजिनली कहाँ बना हुआ था, देख ऊपर वाला डायग्राम। क्या पहले ये वेक्टर प्लस वाला q ऊपर था, पहले इसके बीच में क्या एंगल था, थीटा, ये वाला। अब इसके बीच में थीटा डैश की वैल्यू क्या तुम बोल सकते हो कि 180 माइनस थीटा होगी, बोलो, होगी। ठीक, अब देखना, अब जरा इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो। अभी तुम पूछ रहे थे ना, अपने आप आ जाएगा, देखना। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, बोलो कॉस थीटा, अब थीटा नहीं रहा, कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। हुआ कि नहीं, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अब ये है। तो क्या चेंज हुआ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2pq। देख लो, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आ रहा है, सॉरी, एडिशन वाले में प्लस आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मेरे ख्याल से कुछ तो समझ में अब आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब जिस वेक्टर को पूछा जाए उसी की डायरेक्शन को घुमा दूं बस। बोलो, क्या आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नहीं बदलेगा, प्लस में कुछ और आएगा, माइनस में कुछ और आएगा। विशांत कह रहा है कि रणवीर, विशांत पता है क्या, विशांत कह रहा है कॉस तो साइन हो जाएगा। अब बोलो, इसको बेसिक मैथ के लिए लताड़ना चाहिए कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोला गया था, अगर 180 आया है, पाई आया है, तो फंक्शन नहीं बदलता। और cos 180 माइनस थीटा का अब देखो, बेसिक मैथ मुझे यहाँ बतानी पड़ रही है ना। अगर तुम अच्छे से पढ़े होते तो क्या बताना पड़ता कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ साइन ही पॉजिटिव हो सकता है। आगे चलो, जल्दी लिख लो फिर, और अभी और प्रैक्टिस करनी है इसकी। रचना बेटा, मुझे पूरा पढ़ा लेने दो, p प्लस क्यू का एक ही वेरिएशन बताया है, जितना पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं, लालची मत बनो अभी। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, लिख लिया, बोर्ड चेंज करें कोई। तुम लोग मेरा आधा एनर्जी इसमें बर्बाद कर देते हो फालतू के, उसमें बोर्ड चेंज करें, फलाना करें। अभिनव, इस टाइप की चैट की जगह नहीं है, अपनी बात लिखो सीधी, क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है सृष्टि, गुड, चलो डन।
अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा कुछ बच्चों को भी और नहीं आया होगा तो उनके लिए देखो, वेक्टर पी को मैंने कैसे बनाया था, मैं शायद याद दिलाना जरा, यही लिया था पी ऐसा। बस ये बताओ, यही वेक्टर लिए थे ना हमने? हाँ ठीक है। चलो, अब मान लो आ, किसी ने पूछा R इक्वल -P + Q बताइए। मान लो थोड़ा बदल दिया, तो तुम्हें तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? यार जो P दिया है ना, उसको -P बना लो। बना दिया। फिर वेक्टर डायग्राम, अब पहले वेक्टर P बनाओ, तो जो पहले बना था ना, ये आएगा नीचे। ये लो, क्या ये -P है? यस। और अगर कोई बच्चा इधर ड्रॉ कर रहा है तो क्या वो +P है? यस। एडिशन क्या कहता है कि जो वेक्टर पहले है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, और जिसको ऐड करना है उसके टेल को उठाओ और बिना डायरेक्शन किए वहीं पे ज्वाइन करा दो। लो, करा दिया। ये कौन था? क्यू। अब क्यू जहां से चले थे, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ओ है, लास्ट वेक्टर के एरो में ज्वाइन कर दो, तो यही हमारा आर होगा। अब ये आर की वैल्यू जो यहाँ पर आई है वो लिखी कितनी जाएगी? क्योंकि मैंने वेक्टर को -P कर दिया, लो सब्ट्रैक्ट हो गया, P + Q। अब एक चीज और सोचो कि अगर इसका P + Q किया जाता तो P यही रहता। चलो एंगल बताना है, फिर एक बार समझना। ये वेक्टर P है, और अगर मैं Q को ऐड करूं तो बोलो, Q यहां बनाते अगर ऐड करते तो ऐसे। ये P था पॉजिटिव वाला, दोनों के बीच का एंगल कितना होता? थीटा। इसको रफ कर दूं, नहीं तुम लोग बोलोगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पुराना था, बाद में लिख दूंगा। ये थीटा होता है कि नहीं? ये अब कहां से चले थे? ये देखो, तो ये रिजल्टेंट होता, पर ये रिजल्टेंट किसका होता? P + Q का। और ये एंगल थीटा है, ये, तो क्या ये एंगल भी थीटा है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ये वैसा ही है, ये भी वैसा है, पर ये हमारे रिजल्टेंट के लिए एंगल नहीं होगा, क्योंकि P का डायरेक्शन अब नेगेटिव होने की वजह से नीचे जा रहा है, और Q का इधर की तरफ भाग रहा है, तो ये एंगल चाहिए, ये थीटा डैश। तो बोल थीटा डैश फिर कितना हुआ? पूरा यहां से यहां तक होगा 180, और ये है थीटा, तो इसको फिर लिख दिया जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन में एंगल 1 - 81 - थीटा ही आता है। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकाला जाए, मैग्नीट्यूड आर, तो फिर से लिखोगे P² Q² 2PQ cos 180 - थीटा। और cos 180 - थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो फिर से आ गया P² और -2PQ। कसना हो गया तेरा डाउट क्लियर? वही मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डायग्राम भी देखो अच्छे अच्छे बन गए, एक आर ये आ गया, एक आर ये आ गया। ऐसी रस्ने खैलिडे वगैरह बुक में बहुत डायग्राम पूछे जाते हैं ये। तो बताओ, क्या सब्ट्रैक्शन वेक्टर की ज्योमेट्री में अब कोई प्रॉब्लम आएगी? आराम से बना लोगे। अरे कोई बात, बस शुरू हो गया। अभी ज्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ो, रेजो की सीट और बीपीपी अगर तुमने कर रही है तो बहुत होगी, उन सब का कलेक्शन है उसके अंदर। चलो होमवर्क लिखो, तुम थक जाते हो लास्ट में, मुझे पता है। होमवर्क लिखो।
लास्ट क्लास में ना तुम्हारा एकदम बिल्कुल जैसे बैंड बजा होता है। रणदीप क्या हुआ, ग्लूकोज चाहिए तुझे? मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो, आज भगवान तुम्हें जीत करके देगा, चिंता मत करो। तो पहले तो डीपीपी कहाँ तक हो गए, 10 तक? अच्छा 10 होना है। डीपीपी 10 करना है, और उसमें सुनो कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो 19 नंबर है, एक्सेप्ट 19, मैंने इस टाइप का तुम्हें पढ़ाया नहीं है। एक्सेप्ट 19, एक तो ये डीपीपी करना है। एक, अब आ जाइए जरा एससीबी के पास। कहाँ चला गया, ये मिल गया। पहले लिखो इसमें वो सॉल्व एग्जांपल में। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, 2, 4, शायद दे दिया था पहले भी, 5, 6, और 7 मैं तुम्हें दे चुका हूँ। 8, 9 भी दे चुका हूँ, 11 भी दे चुका हूँ, ये सब सारे दे दिए थे। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। अच्छा डीपीपी में 19 क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क जो तुम्हें मिल रहा है ये 2 डेज के लिए है। खुश? फॉर 2 डेज, मतलब कल नहीं दिया जाएगा, कल नो होमवर्क लिखूंगा क्लास के बाद, तो इसलिए उसी टाइप से नोट करना, 2 दिन का है। एक डीपीपी हो गया आज का, और ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये फॉर टुमारो। अच्छा, ये टुमारो के लिए एक्सरसाइज में से कौन कौन सा लेना है वो देखो। 5 नंबर, 6, 10, बस।
सीट से कुछ भी नहीं है। तो डीपीपी करना है और एससीबी से अच्छे से पढ़ना है। 1 2 4 5 6 8 5 6 10, बस इतना फॉर 2 days। अब खुश? डीपीपी मैंने नहीं दिया होगा 10, शायद तुम लोगों ने खुद कर लिया होगा ना। चलो अच्छा भाग जाओ। तुम लोगों की शक्लें देख के लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पे पटक पटक के कूटे गए। अभी बातें करो तो तुरंत एनर्जी आ जाएगी नहीं। अरे क्या ग्रुप में मैसेज कर देना, टाइम बर्बाद नहीं होता ग्रुप में डालने में और देखने में। अभी कल वाला तो पूरा डिस्कस हो नहीं पाया इसलिए कम कर दिया आज। हाँ अक्षय पूछो, क्या पूछना है? अरे पूछना, यही लिख के रह गया है क्वेश्चन पूछना। किस बैच में था ये शोभित निर्वाण? किस बैच में था? पता नहीं, काम की बात कर केवल। इतना टाइम तुम्हें लग रहा है फालतू है मेरे पास? अब अगर मुझे जानता होगा या मैं जानता हूँ तो पढ़ाओ मेरे से तो बात हो सकती है। बाकी मैं नहीं जानता, तुम लोग फुर्सत में करो तब ना। ये पूछ रहा सिलेबस कब खत्म हो जाए, तू आज ही मान ले सब खत्म हो गया, चल भाग जाओ, बहुत देर हो गई, चलो छुट्टी। फालतू की बकवास करोगे।